एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे, जब भी स्टॉक सेलेक्ट करते समय हम जो बोलते हैं कि रेड फ्लैग्स कैसे ढूंढें या बुरे स्टॉक से कैसे दूर रहें, तो आज हम इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ जो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलती हूँ, ये कि आप उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करो जो बिजनेसेस आपको समझते हैं, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, क्योंकि उससे ना आपका आधा काम हो जाएगा। बिकॉज आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपको नंबर समझ में आने लगेंगे। ठीक है, सो नंबर वन थिंग इज़ कि आप उन्हीं बिजनेसेस में, उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए जो बिजनेसेस आपको समझते हैं। अब आपने सपोज बिजनेसेस को आपने स्टॉक को समझ ली, रादर बिजनेस को समझ लिया, आपको बिजनेस क्या है कैसे आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब फाइंड आउट कीजिए कि मोड्स क्या है। अगर कोई कंपनी में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, अगर कोई कंपनी में मोट नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में तो आप उससे पैसा कमा लेंगे, लेकिन इन अ लॉन्गर टर्म आप उससे पैसा नहीं कमा पाएंगे। दैट विल टर्न इनटू अ बैड स्टॉक। सो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मान लो एक कोई कंपनी है, उसके मार्जिन्स अच्छे हैं, ओके, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्योंकि उस कंपनी के अराउंड कोई मोट नहीं है, क्योंकि उस कंपनी के अराउंड कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, सूनर और लेटर कोई ना कोई कंपटीशन आएगा और उसके हैवी प्रॉफिट मार्जिन्स या हैवी नंबर्स जो है, या अच्छे नंबर्स, वो खा जाएगा, राइट। सो ऐसे केस में कोई भी कंपनी जब भी आप एनालाइज कर रहे हो, अगर उसमें कोई मोट नहीं है, अगर उसमें कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो माय रिक्वेस्ट वुड बी कि आप उस कंपनी से दूर रहे, आप उस कंपनी को ना खरीदें, बिकॉज सूनर और लेटर दैट विल टर्न इनटू अ बैड स्टॉक। नेक्स्ट चीज़ ये हो जाती है कि अगर कोई आपको इंडस्ट्री एनालिसिस भी करना है, ओके, सो यहाँ पर कोई अगर इंडस्ट्री में ही अच्छी ग्रोथ नहीं है, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, ओके, सो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में ही कुछ मज़ेदार इंडस्ट्री है नहीं वो, और वहाँ पर अर्निंग्स एज सच इतनी है नहीं, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स एज सच है नहीं, तो न्यूज़पेपर स्टॉक्स आप खरीदोगे तो आप फंस जाओगे। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर स्टॉक्स में या न्यूज़पेपर बिजनेसेस में कोई ग्रोथ नहीं है, तो वो आपको सस्ते मिलेंगे। आप कोई भी न्यूज़पेपर स्टॉक उठा लो, आपको वो सस्ते मिलेंगे। क्यों सस्ते मिल रहे हैं? क्योंकि मार्केट को भी समझ में आ रहा है कि इस इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, तो इस बिज़नेस में ग्रोथ आएगी ही नहीं, उसके वजह से वो स्टॉक्स थोड़े चीप होते हैं वैल्यूएशन वाइज। सो ऐसे केस में हम लोग, क्योंकि वो चीप है इसलिए हम लोग उसमें एंटर कर लेते हैं, तो दैट विल टर्न इनटू अ बैड स्टॉक। सो कोई भी कंपनी में जब भी आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि उस कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, स्टे अवे फ्रॉम दैट कंपनी, बिकॉज सूनर और लेटर दैट विल टर्न इनटू अ बैड स्टॉक। इसी से लिंक्ड अगर मैं आगे एक पॉइंट बोलूँ, तो दैट इज़ कि आपको अर्निंग्स ग्रोथ यहाँ पर देखनी है। उन कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। ये दो तरीके से हो सकता है कि उस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में भी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है और आगे भी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाने वाली है। तो वो कैसे आपको कैसे समझ में आएगा कि आप ये देखिए कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ओके, क्या मैनेजमेंट हाई मार्जिन बिजनेस में एंटर हो रहा है, क्या मैनेजमेंट न्यू प्रोडक्ट्स में एंटर हो रहा है, मैनेजमेंट प्रोडक्ट मिक्स के बारे में क्या बात कर रहा है, राइट। सो बिकॉज आप स्टॉक मार्केट में इसीलिए आए हो क्योंकि आपको वहाँ से कंपैरेटिवली टू अदर इन्वेस्टमेंट एरेनास आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए। सो ऐसे केस में अगर आप कोई ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, सो दैट विल टर्न इनटू अ बैड स्टॉक। सो अगर आप ऐसे कंपनीज देखिए जहाँ मैनेजमेंट अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहा है, या फॉर दैट मैटर मैनेजमेंट बिजनेस ग्रोथ की बात कर रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ की बात कर रहा है, न्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है, या न्यू हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में एंटर हो रहा है। सो बेसिकली यू हैव टू बी हंग्री फॉर ग्रोथ। और ये कैसे होगा? जब मैनेजमेंट इज़ हंग्री फॉर ग्रोथ। सो बेसिकली इन द नटशेल मुझे ये कहना है कि आप हाई अर्निंग्स ग्रोथ जो भी बिजनेसेस हैं वहाँ पे देखिए, मतलब आपको अर्निंग्स ग्रोथ एक्चुअली सर्टन दिख रही है कि अर्निंग्स ग्रोथ इस बिजनेसेस में अच्छी आने वाली है। सो ये ऐसा भी होता है कि भाई जिस इंडस्ट्री में आप एनालाइज कर रहे हो, या जिस इंडस्ट्री में वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, वो इंडस्ट्री में क्या टेलविंड्स हैं क्या, राइट। सो अगर इंडस्ट्री में टेलविंड्स नहीं है, आपको बिजनेसेस में अर्निंग्स ग्रोथ नहीं दिख रही है, स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक, बिकॉज दैट विल टर्न इनटू अ बैड स्टॉक। नेक्स्ट चीज़ आपको ये देखनी है, जो मैनेजमेंट है, क्या मैनेजमेंट जो बोल रहा है, या मैनेजमेंट
जो जो भी मैनेजमेंट ने बात की है पास्ट में, क्या मैनेजमेंट में वो चीज़ें की हैं। देखो अभी मैनेजमेंट तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बोलेगा, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में वो मैनेजमेंट वो चीज़ करेगा या नहीं करेगा, राइट। सो ऐसे केस में आप ये इसको कैसे समझ सकते हो, तो आप पास्ट एनुअल रिपोर्ट्स पे चले जाओ, कुछ साल की आपको एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लो, वहाँ पे जो जो मैनेजमेंट ने केपेक्स की बात की होगी या हाई मार्जिन प्रोडक्ट की बात की होगी, जिसकी भी बात की होगी, क्या मैनेजमेंट ने वो चीज़ें एक्चुअल में की हैं क्या। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो मैनेजमेंट बोल रहा है क्या वो मैनेजमेंट कर रहा है। अगर ऐसी चीज़ें आपको नहीं दिख रही है कि मैनेजमेंट ने जो चीज़ें बोली है मैनेजमेंट ने वो चीज़ें नहीं की है, देन स्टे अवे फ्रॉम दैट स्टॉक। क्योंकि एक आधी बार समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट ने कुछ चीज़ें बोली थी और वो नहीं हो पाई, एक आधी बार वी कैन अंडरस्टैंड। बट अगर रेगुलरली आप देख रहे हो जो चीज़ मैनेजमेंट बोल रहा है वो चीज़ वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। अब हम कुछ थोड़े अगर क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स की बात करें, सो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखनी चाहिए कि CFO वर्सेस पैट कैसा है। अच्छी कंपनियों का CFO वर्सेस पैट अगर लॉन्गर पीरियड में, ऑफकोर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स में जितना कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया है उतना ही कंपनी ने उसको कैश में भी कन्वर्ट किया है। मतलब क्या, आप कोई भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, उसके 5 ईयर्स 10 ईयर्स एक टर्म ले लो, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, 1-2 साल से कोई मतलब 1-2 साल का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 5 ईयर्स 10 ईयर्स एक टर्म ले लो और उसमें आप लास्ट फॉर एग्जांपल आप 10 ईयर्स ले रहे हो या फॉर एग्जांपल आप 5 ईयर्स ले रहे हो, लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट ऐड करो, नेट प्रॉफिट का पूरा टोटल करो और फिर उन्हीं 5 ईयर्स का आप पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ओके, CFO, इन्वेस्टिंग नहीं, फाइनेंसिंग नहीं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन का टोटल करो। सो मान लो अगर नेट प्रॉफिट का टोटल 5 साल का 100 आ रहा है और CFO का भी टोटल 100 आ रहा है, गुड थिंग। नेट प्रॉफिट का टोटल 100 आ रहा है, CFO का 100 से ऊपर आ रहा है, वेरी गुड थिंग। और अगर नेट प्रॉफिट 100 आ रहा है टोटल और CFO 50 आ रहा है, थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। अगर 95 आ रहा है देन इट इज़ ओके, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि भाई अगर नेट प्रॉफिट 100 है तो कैश फ्लो 95 इज़ बैड, नो, 95 इज़ ओके, 100 इज़ गुड, 100 के ऊपर इज़ वेरी गुड, लेकिन 55 इज़ बैड, राइट। सो ऐसे केस में क्योंकि हमारी अकाउंटिंग एक्चुअल प्रोसेस पे चलती है, एक्चुअल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, सो ऐसे केस में आपको जितना नेट प्रॉफिट कंपनी अपने बुक्स में बता रही है क्या उतना कैश में भी कन्वर्ट कर ले रही है क्या। क्योंकि एक्चुअल इसमें क्या होता है कि आज अगर मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, सपोज मैंने आपको एक प्रोडक्ट बेचा, उसका पैसा आप मुझे कुछ टाइम बाद दोगे, लेकिन मेरे लिए वो सेल हो जाएगा और मैं वो प्रोडक्ट, उस जो मैंने आपको प्रोडक्ट बेचा उसका जो सेल है, सेल अमाउंट मैं अपने बुक्स में लिख लूँगी। भले ही आपने मुझे पैसा नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं उस सेल को अपने बुक्स में अकाउंट कर लूँगी, तो ऐसे केस में प्रॉफिट भी उसमें अकाउंट हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए जितना प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है क्या उतना प्रॉफिट कंपनी कैश फ्लो में कन्वर्ट कर रही है या नहीं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई कंपनी का ये नंबर ख़राब आ रहा है, जैसे मैंने बात की थी, सो एक तरह का वो रेड फ्लैग हो सकता है, उधर आपको और डिग इन करना है और डीप डाइव करना है कि क्या रीजंस है कि कंपनी पिछले 5-10 सालों में भी नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। अब जब हमने CFO वर्सेस पैट की बात की तो क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं कि क्यों ये डिफरेंस आता है। एक तो हमने रिसीवेबल्स की बात की कि कस्टमर को आपने प्रोडक्ट तो बेच दिया लेकिन उसने आपको पैसा नहीं दिया। दूसरा हो जाता है इन्वेंट्री, राइट, कि इन्वेंट्री में आपका पैसा बहुत फंस चुका है। सो अब अगर मैं सिर्फ रिसीवेबल्स की बात करूं तो ऐसे केस में आप जो भी कंपनी एनालाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि सेल्स तो काफ़ी बढ़ रहा है, ओके, काफ़ी अच्छे नंबर से बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छे नंबर से बढ़ रहा है, लेकिन उसका पैसा रिसीवेबल डेज अगर आप देखोगे उस कंपनी के, सो 265 डेज 365 डेज ऐसे रिसीवेबल डेज अगर है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वहाँ से या जो भी सर्विस आप दे रहे हो 1 साल बाद आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पर थोड़ा रेड फ्लैग हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे पर्सनली 1 साल, मतलब मैं आज जो प्रोडक्ट बेच रही हूँ या मैं आज जो सर्विस दे रही हूँ 1 साल बाद मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे ये थोड़ा रेड फ्लैग लगता है। मुझे पर्टिकुलरली इतना हाई रिसीवेबल डेज आई डू नॉट लाइक इट। सो जब भी आप ऐसा देख रहे हो कि सेल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, रिसीवेबल डेज 1 साल है,
थोड़ा आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है कि आप पीयर टू पीयर एनालाइज करो। मतलब क्या कि आप जो कंपनी को एनालाइज कर रहे हो उसी कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर होगा, पीयर एनालिसिस जिसको बोलते हैं, उसको भी एनालाइज करो। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पूरे इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, राइट। कि अगर मान लो आप एक एक्स कंपनी को एनालाइज कर रहे हो और उसको कंपेयर करो वाई कंपनी से, कि आपको लग रहा है कि एक्स कंपनी के रिसीवेबल डेज आपको ज़्यादा लग रहे हैं, तो देखो वाई कंपनी के रिसीवेबल डेज कितने हैं, जेड कंपनी के रिसीवेबल डेज कितने हैं। तो आपको इससे समझ में आएगा कि पूरी इंडस्ट्री कैसे करती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप B2B बिजनेसेस देखोगे, बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या कि जैसे डीवीज इज़ अ B2B बिजनेस, राइट। वो डायरेक्ट कंज्यूमर को ना सेल करके वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है। सो B2B बिजनेसेस में आपको रिसीवेबल डेज कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा दिखेंगे एज कम्पेयर टू B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, राइट। सो ऐसे केस में अगर आप एक HUL बिजनेस को आप DV से कंपेयर करोगे तो दैट इज़ रॉन्ग कंपैरिजन, क्योंकि आपको HUL के रिसीवेबल डेज इतने नहीं दिखेंगे जितने DVs के दिखेंगे, राइट। सो ऐसे केस में आपको DVs के ही पीयर्स के साथ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। सो इससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई जो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रही हूँ या जो मैं स्टॉक को एनालाइज कर रही हूँ, क्या वो स्टॉक अच्छा है या बुरा है। सो ऑन द फेस येस, आपको रिसीवेबल डेज चेक करने हैं। एक साल इज़ अ वेरी बैड साइन, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब पीयर टू पीयर एनालिसिस भी करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या ध्यान देनी है, गुडविल एज अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी या गुडविल एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अनरिलेटेड एक्विजिशन कर लेती हैं। ओके, मान लो मैं एक मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, ठीक है, और मैं रोड कंस्ट्रक्शन में एंटर हो गई। रोड कंस्ट्रक्शन का मुझे नॉलेज ही नहीं है, बट फिर भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए, दैट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन फॉर दैट मैटर, मैं रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंटर हो गई, राइट। सो ऐसे केस में क्या हो जाता है ना, सूनर और लेटर अगर मुझे समझ में आ रहा है कि रोड कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट माई एरिया, सो ऐसे केस में मैं गुडविल राइट ऑफ करूँगी, राइट। क्योंकि मैंने उस कंपनी को खरीदा है। जब भी एक्विजिशन होता है तो जो कंपनी एक्वायर करती है उसके बुक्स में गुडविल दिखता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे ये एहसास होगा कि नहीं, आई कैन नॉट डू रोड कंस्ट्रक्शन बिजनेस, मेरी गलती हो गई कि मैंने उस कंपनी को एक्वायर किया और रोड कंस्ट्रक्शन में मैं एंटर हुई, सो ऐसे केस में हिट कहाँ आएगा, राइट ऑफ कहाँ होएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में होगा, राइट। सो अब आप बोलोगे कि हो सकता है कि वो कंपनी को रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की समझ हो। मतलब मेजॉरिटी टाइम्स ऐसा होता है कि अगर मेरे कोर कॉम्पिटेंसी से मैं अगर कोई और ही बिजनेस में एंटर हो रही हूँ जिसका मुझे कुछ पता नहीं है, जस्ट मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, तो ऐसे केस में मेजॉरिटी केसेस में वो फेल हो जाते हैं, राइट। लेकिन अगर कुछ केसेस में सही भी होते हैं, तो उस केस में आपको थोड़ा टाइम देना होगा। कि अगर आप कोई कंपनी एनालाइज कर रहे हो और उसने कुछ अनरिलेटेड बिजनेस में एंटर किया है, तो मेरा तो ये कहना होगा कि स्टे अवे, दैट इज़ अ प्योर रेड फ्लैग फॉर मी। कि जो कोर कॉम्पिटेंसी है मैंने उस पर ध्यान देना है, ना कि मैं कर रही हूँ कपड़े का धंधा और मैं रोड कंस्ट्रक्शन में घुस रही हूँ, मुझे कुछ ही नहीं आता। तो एज एन इन्वेस्टर मैं तो ऐसे बिजनेस से दूर रहूँगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कंपनी कर सकती है और कंपनी में वो काबिलियत है, सो ऐसे केस में गिव इट सम टाइम। आपको क्यों इतना रश ऑन करना है, सो टाइम दो, आपको धीरे समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि क्या वो कंपनी कर पाएगी या नहीं, राइट। सो मेजॉरिटी केसेस में कंपनियां नहीं कर पाती हैं अगर कोर बिजनेस से दूर जाके कोई और ही बिजनेस को एक्वायर करते हैं। सो ऐसे केस में दे आर नॉट सक्सेसफुल। और जब सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उनको गुडविल का राइट ऑफ करना पड़ता है अपने बुक्स में, राइट। सो ऐसे केस में गुडविल एज अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी, गुडविल एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ चेक कीजिए। अगर वो 57, 58, 60% आ रहा है, वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग। थोड़ा बहुत गुडविल इज़ ओके, इसलिए मैंने कहा कि आपको गुडविल एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ चेक करना है। थोड़ा बहुत इज़ ओके, लेकिन 60%, 65% आपका गुडविल एज अ परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ है, दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग। मतलब मेरे लिए तो ये रेड फ्लैग रहेगा। और सबसे अच्छा तरीका, जैसे अगर आपको बुरे स्टॉक से दूर रहना है, सो पीयर टू पीयर एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। सो जैसे आप इन्वेंट्री डेज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आप पीयर टू पीयर एनालिसिस करके देखिए, राइट। कि अगर मान लो आप
एक्स कंपनी का एक्स कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो देख रहे हैं, तो वाई कंपनी का भी देखिए, उसी इंडस्ट्री में उसके कॉम्पिटिटर का देखिए, फिर जेड कंपनी का भी देखिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी कंपनी कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। रिसीवेबल डेज जब आप देख रहे हो तो अगेन पीयर टू पीयर एनालिसिस कीजिए। देन इन्वेंट्री आप देख रहे हो तो अगेन पीयर टू पीयर एनालिसिस कीजिए। डेप्रिसिएशन पॉलिसीज जब आप देख रहे हो कि अगर एक्स कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है तो वाई कंपनी एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड क्यों फॉलो कर रही है। सो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा ना समझे, तो मैं आगे कुछ वीडियोस में बनाऊंगी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है या रिसीवेबल डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो ये मैं आगे के वीडियोस में ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इसको कवर करूँ। लेकिन मुझे बोलने का मतलब ये कि आपको पीयर टू पीयर एनालिसिस करना ही है। सिर्फ एक कंपनी पढ़ ली ऐसा नहीं चलेगा, उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में भी पढ़ना होगा, तो उससे आपको समझ में आएगा आपकी कंपनी ख़राब है या आपकी कंपनी उससे अच्छी है। फिर ना नेक्स्ट चीज़ ये भी देखिए, जैसे एनुअल रिपोर्ट में आपको ये मिल जाएगा कि जो जैसे कंपनीज़ को ना जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसीज़ होती हैं, डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ होती हैं, राइट। सो क्या ये हर साल कंपनी चेंज करती जा रही है? दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि पॉलिसीज़ जब आप चेंज करते हो, रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी बोल लो या डेप्रिसिएशन पॉलिसीज़ बोल लो, सो ऐसे केस में क्या होता है कि एक आधी बार आपने चेंज किया दैट इज़ ओके, लेकिन हर साल अगर ये चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी आप पॉलिसी चेंज करते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी में अफेक्ट होता है, क्योंकि इस पॉलिसी के हिसाब से जब आप नंबर्स अकाउंटिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट थोड़े अलग रहेंगे। दूसरी फिर पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो तो उससे थोड़े प्रॉफिट अलग रहेंगे, राइट। सो यू हैव टू सी कि एनुअल रिपोर्ट में आपको रहेगा, तो रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी बोल लो या डेप्रिसिएशन पॉलिसी और जितनी भी पॉलिसीज़ बेसिकली आपको एनुअल रिपोर्ट में सब मिल जाएगा। सो ऐसे केस में सिर्फ पिछले एनुअल रिपोर्ट्स का चेक करो कि हर साल कंपनी चेंज कर रही है क्या पॉलिसी। हर साल क्यों चेंज करना है आपने? एक आधी बार चेंज किया ठीक है, हर साल अगर चेंज कर रही है तो ये एक आपको फिर डीप डाइव करना पड़ेगा क्यों ऐसा कर रही है। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा, थोड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं होते, बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें होती हैं जो हम आगे के कुछ सीरीज़ में ज़रूर देखेंगे। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।